हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आज हिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर राजनीतिक और आर्थिक इतिहास जो कि 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी काल तक का है, उसी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लोग देखेंगे, जिसका नाम होगा गुप्त साम्राज्य। इस चैप्टर में हम लोगों ने पहले 3 टॉपिक पढ़ लिया है। पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था महाजनपद काल, दूसरे टॉपिक में हमने पढ़ा था मगध और मौर्य साम्राज्य, वहीं तीसरे टॉपिक पे हमने पढ़ा था मौर्य प्रशासन और मौर्योत्तर वंश। आज चौथा टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के इतिहास के अध्ययन का स्रोत क्या है? आंसर होगा पुराण। गुप्त वंश के बारे में जानकारी का जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो है पुराण। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गुप्तकालीन समाज और संस्कृति की जानकारी के स्रोत क्या हैं? उसमें से एक मुख्य स्रोत विशाखा दत्त की रचना मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम है। ये विशाखा दत्त के द्वारा रचित है, जिससे गुप्तकालीन समाज और संस्कृति के बारे में हमें जानकारी अच्छे से मिलती है। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा, किन विदेशी यात्रियों की रचना से गुप्त वंश के बारे में पता चलता है? आंसर होगा फाहियान। फाहियान जो कि भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आए थे। उन्होंने यहाँ के अपने यात्रा विवरण को लिखा था, जिससे हमें गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? आंसर होगा हरिसेन। हरिसेन जो थे ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा श्रीगुप्त। फिर हम आगे बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, गुप्त संवत का आरंभ कब और किसने की? आंसर होगा 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने। हम सब जानते हैं कि 319 में चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पे बैठे, उसी के साथ उन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर होगा समुद्रगुप्त। अब इन्हें भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, ये थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। समुद्रगुप्त काफ़ी कुशल योद्धा थे। उन्होंने भारत के बहुत सारे प्रांतों पे, राज्यों पे अपना अधिकार जमा लिया था, जिसके चलते इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, वो कौन गुप्त शासक था जो वीणा बजाता था? आंसर होगा समुद्रगुप्त। कुछ मोहरें प्राप्त हुई हैं जिसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए देखा गया है। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने ग्रहण की थी? आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पे विजय प्राप्त की थी, उसके बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? आंसर होगा कालिदास। 11वां क्वेश्चन, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? हम लोग जान चुके हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ये भारत आए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा कुमारगुप्त ने। या यूं कहें कि नालंदा महाविहार की स्थापना भी कुमारगुप्त ने की थी। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस वंश के काल को
हम लोग कहते हैं? आंसर होगा गुप्त काल। ऐसा माना जाता है कि गुप्त काल में भारत की जो समृद्धि थी काफ़ी बढ़ चुकी थी, इसकी सीमाएं काफ़ी दूर तक पहुंच चुकी थी, इसलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां, गुप्त काल में भूमि और सीमा विवाद कौन सुलझाता था? आंसर होगा ग्राम भोजक। इसके लिए गुप्त राजाओं ने एक अलग विभाग ही रख दिया था जिसमें ग्राम भोजक इन सारे मामलों का निपटारा करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गुप्त शासक ने पुनः सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई? आंसर होगा स्कंदगुप्त। हम सब जानते हैं कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसके बाद अशोक ने उससे नहरें निकलवाई और अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्कंदगुप्त ने दोबारा इसकी मरम्मत करवाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, गुप्त काल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो गुप्त काल में आय का मुख्य स्रोत जो था वो भूमि कर था। फिर हम बढ़ते हैं आगे। किस शासक के समय में गुप्त साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर था? आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। हम सब जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 380 से लेकर के 415 ईस्वी के आसपास था। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे युद्धों को जीता, भारतीय सीमा को इन्होंने आगे तक बढ़ाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त के समय किसने आक्रमण किया था? तो आंसर होगा हुणों ने। स्कंदगुप्त के समय हुणों ने, जो मध्य एशिया से आए थे, स्कंदगुप्त के राज्य पे हमला कर दिया था, लेकिन स्कंदगुप्त ने उस हमले को नाकाम किया और हुणों को भगा दिया। इस विजय के बाद उन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम प्रभावशाली राजा कौन था? आंसर होगा स्कंदगुप्त। अब अंतिम और 20वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति कहाँ है? तो आंसर होगा इलाहाबाद में स्थित अशोक स्तंभ पे, जैसे कि इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी जाना था। चलिए तो आज इस टॉपिक के समाप्त होने के साथ ही हमारा ये जो चैप्टर चल रहा था राजनीतिक और आर्थिक इतिहास आज समाप्त हो रहा है। अगले वीडियो में हम लोग एक दूसरे चैप्टर के साथ आएंगे। उम्मीद है कि ये चारों वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। थैंक यू।